वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनिट सेकंड का टॉपिक सीपी शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में लर्न करेंगे। यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट और शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, जिसको कि आज हम लर्न करने जा रहे हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल में। इसके आगे के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स रहेंगे उसमें हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में लर्न करेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? एक्चुअल में जब सीपीयू के अंदर प्रोसेस एग्जीक्यूट, मेन मेमोरी के अंदर जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने होते हैं तो वो रेडी क्यू फॉर्म करते हैं। रेडी क्यू से प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के अंदर जाता है। ओके, अब सीपीयू के अंदर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन होता है, लेकिन मान लीजिए जो रनिंग प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए रन हो रहा है सीपीयू के अंदर, उसको कुछ भी इनपुट या आउटपुट रिक्वायरमेंट है, कोई इनपुट चाहिए, तो उतनी देर के लिए वो सीपीयू से बाहर आएगा और वेटिंग के लिए जाएगा, वेटिंग क्यू में लग जाएगा, क्योंकि जब तक उसका आईओ कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक वापस से एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो जब प्रोसेस ए यदि वेटिंग में लगेगा तो सीपीयू खाली नहीं रहेगा। शेड्यूलर क्या करेगा, रेडी क्यू में से किसी दूसरे प्रोसेस को लेके फिर से सीपीयू उसको एलोकेट कर देगा। तो जो मेन जो है कि सीपीयू कभी भी आइडियल नहीं रहना चाहिए, उसमें प्रोसेस कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते रहने चाहिए। तो शेड्यूलर का क्या काम रहेगा कि रेडी क्यू में से किस प्रोसेस को सेलेक्ट करके किस प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है, इसके लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हैं वो भी कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम होगा, इसके भी डिफरेंट अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि कैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, थ्रूपुट क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, ये हम आज के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग इज ए प्रोसेस विच अलाउज वन प्रोसेस टू यूज द सीपीयू व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस इज ऑन हॉल्ट। जबकि एक का तो एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको यदि कुछ भी इनपुट आउटपुट चाहिए तो वेटिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है, और इन बिटवीन दूसरा प्रोसेस जो है सीपीयू में एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ठीक है, अब वेटिंग स्टेट में जाने के कई रीजन हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट चाहिए या फिर कोई इंटरप्ट हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, द एम ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट, फास्ट एंड फेयर। व्हेनेवर द सीपीयू बिकम्स आइडल, जैसे कोई भी प्रोसेस आईओ के लिए जाएगा तो सीपीयू आइडल होगा, आइडल रखना नहीं है उसे क्या करेंगे, रेडी क्यू से किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट द वन ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द शेड्यूलर, जिसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हम पहले पढ़ चुके हैं, सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। द शेड्यूलर सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम the ready queue and allocate the CPU to one of them। ठीक है, तो ये CPU शेड्यूलिंग में क्या रहता है कि किस प्रोसेस को CPU एलोकेट करना है, इसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। अब जब हम CPU शेड्यूलिंग के लिए अलग अलग एल्गोरिथम यूज करते हैं तो कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट होगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। एक है आपका CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए सीपीयू यूटिलाइजेशन, या क्या चीज़ आपकी हाई, जैसे इनमें मैंने यहाँ पे दो जो है सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट, ये हमेशा हाई होने चाहिए, और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये हमेशा जो है जितना लो होगा उतना ही आपका सिस्टम इफ़िशेंट होगा। CPU utilization. The main objective of any CPU scheduling algorithm is to keep the CPU as busy as possible। CPU को पूरे टाइम बिजी रखना। ठीक है, तो थियोरेटिकली 100% होना चाहिए, लेकिन 100% अचीव होता नहीं है। CPU यूटिलाइजेशन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100 तक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम एकदम फुल यूटिलाइजेशन तब मानते हैं जब ये 100% हो, बट इन रियल टाइम सिस्टम इट कैन वेरी फ्रॉम 40 to 90%। जो आपके
लाइटली लोडेड यदि कोई सिस्टम है तो वहाँ पे 40% तक सीपीयू यूटिलाइजेशन रहता है। यदि हैवीली लोडेड आपका सिस्टम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ मैक्सिमम जो है 90% तक हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो इट कैन वेरी फ्रॉम 40 to 90% डिपेंडिंग ऑन द लोड अपॉन द सिस्टम। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए आपका? हाई होना चाहिए। द सीपीयू यूटिलाइजेशन शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ओके, क्योंकि जितनी ज़्यादा मतलब सीपीयू बिजी रहेगा उतना ही हम ये मानेंगे कि वो एल्गोरिथम उतना ही अच्छा है और वो जो आपका सिस्टम है वो उतना ज़्यादा इफ़िशेंट है। थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, और वी कैन से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट ऑफ टाइम। तो जैसे बहुत लंबे प्रोसेस हैं तो एक प्रोसेस पर यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस हैं तो 10 प्रोसेस पर यूनिट ऑफ टाइम है। तो अब पर यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप 1 सेकंड लेते हैं एक टाइम में, तो 1 सेकंड मान लीजिए 1 सेकंड में वो कितने ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, कंप्लीट करता है, उनका प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है। तो जितने ज़्यादा वो कंप्लीट करेगा उतने सिस्टम क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब फास्ट होगा। तो ये भी क्या है, थ्रूपुट भी क्या है आपका, हाई होना चाहिए। द थ्रूपुट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। मतलब जितने पर यूनिट टाइम में जितने ज़्यादा प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करेगा उतना ही आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा। वो एल्गोरिथम जो भी हम एल्गोरिथम आगे लर्न करेंगे वो एल्गोरिथम उतना ही अच्छा होगा। टर्न अराउंड टाइम, द टोटल टाइम टेकन बाय ए प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक प्रोसेस जब आके रेडी क्यू में लगता है, सबमिशन मतलब उसका कब हुआ, जब वो उसने आके रेडी क्यू में लगा। रेडी क्यू में लगने के बाद में जब वो पूरा कंप्लीट हो गया, हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल पढ़ा था। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है आपका, क्रिएट होता है, उसके बाद में वो रेडी क्यू में जाता है, फिर एग्जीक्यूट रन आता है, फिर वेटिंग आता है, फिर रेडी आता है, फिर रन आता है, फिर वेटिंग आता है, लास्ट में वो टर्मिनेट होता है। तो ये रेडी रन वेट का साइकिल जब तक पूरा कंप्लीट करता है, मतलब रेडी क्यू में वो सबमिशन हुआ और कंप्लीशन उसका कितनी बार वो उसमें प्रोसेस में कुछ आईओ लेना है, वेट करता है, वो सब मिला के पूरा टाइम मिला के, और जब वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है वो टाइम जो कहलाता है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम इज द सम ऑफ टाइम स्पेंट वेटिंग इन रेडी क्यू एंड एग्जीक्यूटिंग इन सीपीयू एंड वेटिंग फॉर आईओ। पूरा टाइम उसमें एक बार प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया तो जब कितना वेट किया, कितना एग्जीक्यूट हुआ, कितना पूरा जब तक वो वहाँ से टर्मिनेट नहीं हो जाता कितना टाइम लिया। तो ये अब आप बच्चों ये देखो कि ये टाइम जितना कम होगा मतलब प्रोसेस उतना फास्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए टर्न अराउंड टाइम, कि प्रोसेस यदि सबमिट हुआ तो वो जितनी जल्दी वहाँ से बाहर निकल जाए, इसका मतलब उसने उतनी जल्दी रिस्पॉन्स दिया, उतनी जल्दी एग्जीक्यूट हुआ। तो टर्न अराउंड टाइम शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब एज लो क्यों बोल रहे हैं कि ये टाइम कम होना चाहिए, कि वो एक बार सबमिट हुआ तो जितनी जल्दी वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर निकल जाएगा तो उतना सिस्टम जो है इफ़िशिएंट माना जाएगा, या उसके लिए जो भी एल्गोरिथम उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया गया वो एल्गोरिथम बेस्ट एल्गोरिथम माना जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम शुड बी एज लो एज पॉसिबल। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम द टाइम स्पेंट इन रेडी क्यू बाय द प्रोसेस। ठीक है, एक बार प्रोसेस आके सबमिशन में लगा, सबमिट हुआ, और जब तक उसको सीपीयू नहीं मिल जाता जितनी देर वो रेडी क्यू में वेट करता है, दैट इज नोन एज इट्स वेटिंग टाइम। इसमें वो वेटिंग टाइम इंक्लूड नहीं होगा जो उसने आईओ के लिए लेना है, वो नहीं। फर्स्ट टाइम जब उसको सीपीयू एलोकेट हुआ दैट इज वेटिंग फॉर सीपीयू। तो सीपीयू एलोकेशन मान लीजिए अराइवल टाइम 5वें सेकंड पे वो पहुंचा प्रोसेस, है ना, और 10 सेकंड के बाद नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद मतलब 10वें सेकंड में उसको सीपीयू एलोकेट हुआ, तो 10 - 5 इजिकल टू 5 सेकंड क्या होगा, उसका वेटिंग टाइम होगा। ठीक है, या फिर अराइवल टाइम मान लीजिए 0 है, प्रोसेस एंटर हुआ, आते ही आने के 10 सेकंड बाद में उसको सीपीयू एलोकेशन मिला, सीपीयू मिला, तो 10 सेकंड क्या हो गया, उसका वेटिंग टाइम हो गया। तो सीपीयू एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम। अब कोई प्रोसेस है वो जितनी कम वेट करेगा उतना अच्छा होगा। यदि उसको बहुत देर से सीपीयू मिलेगा तो वो बहुत देर से उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो रिस्पॉन्स बहुत देर से आएगा, तो वो इफिशिएंट नहीं माना जाएगा। तो वेटिंग टाइम शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो इसको एक बार रेडी क्यू में आने के बाद में, लगने के बाद में जितने जल्दी उसको सीपीयू मिल जाएगा उतना अच्छा है।
ठीक है, तो उतना ही वो उसका रिस्पॉन्स फास्ट आएगा। तो इसलिए ये भी टाइम क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। है ये रिस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम it takes from when a request was submitted until the first response is produced। एक्चुअली क्या होता है, जो इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम मतलब जहाँ पर आप जो प्रोसेस रन हो रहे हैं तो उनका यूजर के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, यूजर कुछ इनपुट देता है, फिर कुछ आउटपुट आता है, फिर यूजर कुछ इनपुट देता है, फिर कुछ आउटपुट आता है। ऐसे जब इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं तो उनमें जो है टर्न अराउंड टाइम है उसको बेस्ट क्राइटेरिया नहीं माना जाता। उस केस में रिस्पॉन्स टाइम को बेस्ट क्राइटेरिया माना जाता है किसी भी एल्गोरिथम के लिए। तो द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू प्रोड्यूस द फर्स्ट आउटपुट फॉर ए प्रोसेस आफ्टर सबमिशन इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम भी मतलब हमें जितना जल्दी आउटपुट मिलेगा वो अच्छा है, तो इट शुड बी लो। सो द रिस्पॉन्स टाइम शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ओके, तो ये सारे जो हमने पढ़े, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये कहलाते हैं आपके सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो अब हम जब आगे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो ये सब चीज़ें इन्हीं के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे या थ्रूपुट कैलकुलेट करेंगे या वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि एल्गोरिथम किस तरह से मतलब कितने एफिशिएंट हैं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर।